विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी कृतिका में मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित शाना शाना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत है, उसका अध्ययन करेंगे। इस यात्रा वृतांत में मधु कांकरिया जी ने हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत वर्णन अपने शब्दों द्वारा सजा के किया है कि ऐसा लगता है कि हिमालय के परिवर्तित सौंदर्य को हम भी अपने आंखों से देख रहे हैं। इस पूरे यात्रा वृतांत में लेखिका कहीं एक सैलानी के रूप में, तो कहीं दार्शनिक के रूप में, तो कहीं करुणा की प्रतिमूर्ति के रूप में सामने आती है। बस वह हिमालय की सुंदरता का ही वर्णन नहीं करती, बल्कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए गए रास्तों के निर्माण में जो लोग जान गंवा चुके हैं उनकी पीड़ा का भी अनुभव कराती हैं और वहाँ के कठिन जीवन को भी बताना नहीं भूलती। और तो इस यात्रा वृतांत में मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा संस्कृत का भी आदान प्रदान होता है और यह यात्रा वृतांत स्व से ऊपर उठकर संपूर्णता का ज्ञान कराता है। तो आइए देखते हैं साना साना हाथ जोड़ का यात्रा वृतांत। लेखिका गंगटोक को मेहनकश बादशाहों का एक ऐसा शहर मांगती है जिसका सब कुछ सुंदर था। और रोशनियों की झालर के गुच्छे पर ये जगमगाता हुआ गंगटोक को देखकर मन मुग्ध हो जाती हैं। वो सब कुछ भूल कर एकात्म हो जाती हैं और उनके भीतर से एक प्रार्थना निकल जाती है। शाना शाना हाथ जोड़ी गर्दव प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कसौली। इसका मतलब है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये प्रार्थना लेखिका एक नेपाली युवती से सीखी थी। लेखिका को सुबह युमथांग की तरफ निकलना था। सुबह ही तो बालकनी में गई। उन्होंने सोचा कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिख जाएगी, लेकिन मौसम अच्छा होने के बावजूद भी आसमान में हल्का हल्का बादल था, तो उन्हें कंचनजंगा की चोटी नहीं दिखाई दी। लेकिन रंग बिरंगे फूलों को देखकर लेखिका खुश हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो फूलों के बागीचे में खड़ी थी। फिर युमथांग की यात्रा शुरू हुई। युमथांग चूंकि पहाड़ों पर था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ घाटियाँ मिलेंगी, पहाड़ मिलेंगे और फूल मिलेंगी। तो इन्हीं सब दृश्यों का लेखिका ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। लगता है कि लेखिका के साथ साथ ही चल रहे हैं। लेखिका अकेले नहीं है, उनके साथ वो ड्राइवर था जो कि गाइड का भी काम करता है, जितेन, और उनकी एक सहेली भी रहती है। जीप थोड़ा आगे बढ़ती है तो रास्ते में सफेद सफेद बहुत पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहरा रही थी, जो कि शांति और हिंसा का प्रतीक है, जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। तो नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है और किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता। वे स्वतः ही धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। नार्गे ने बताया कि किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं। ये रंगीन होती हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है। रास्ते में एक जगह मिलता है जिसका नाम है कवि लोग स्टाक। ड्राइवर बताता है कि गाइड फिल्म की शूटिंग यहीं हुई थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर कांकरिया जी ने देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र। वो पूछते हैं यह क्या है? नार्गे कहता है मैडम यह चक्र है, यह प्रेयर व्हील है। यहाँ पर प्रार्थना की जाती है, मन्नत मांगी जाती है और इसके घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। और लेखिका सोचने लगती है कि तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो। लोगों की आस्थाएं एक जैसी हैं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य, अवधारणाएं और कल्पनाएं सारे एक जैसी हैं। गाड़ी अब काफी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। नीचे देखने पर घाटियों में जो घर थे, जो पेड़ थे, वो काफी छोटे छोटे दिख रहे थे। धीरे धीरे पर्वत अपने विशाल रूप में सामने दिखाई देने लगे। रास्ते में फूलों से लदी वादियां मिलती हैं जो कि सम्मोहन बढ़ा देते थे। लेखिका खिड़की से सिर निकालकर नीचे देखती है कि सिल्लीगुड़ी से उनके साथ साथ चली जा रही है। इठलाती इठलाती तीस्ता नदी, चांदी की तरह सफेद, बहुत खूबसूरत नदी। गाड़ी अचानक से रुक गई। सेवन सिस्टम वाटरफॉल के पास सारे सैलानी उतरकर उस खूबसूरत दृश्य की तस्वीर लेने लगे और लेखिका वहीं किसी बड़े से पत्थर पर बैठकर अब
जल में अपना पैर भिगो रही थी और झरने के संगीत के साथ साथ वो अपने आत्मा का भी संगीत सुन रही थी। जैसे अंदर की सारी दुष्ट वासनाएं और सारी बुराइयां इसी धारा में बह गई हो। फिर वह लोग गाड़ी में बैठे और फिर गाड़ी आगे चल गई। वही आंखों को सुख देने वाला दृश्य प्रकृति लगता था। हरी हरी कहीं मोटा कालीन ओढ़ ली है तो कहीं पीला कालीन। फिर जो प्रार्थना सीखी थी, साना साना हाथ जोड़ी, होठों पे थिरक गई। गाड़ी आगे बढ़ती है। लेखा प्रकृति की इस अनुपम सौंदर्य को देखती निहारती चली जा रही है तो क्या देखती है कि पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठ के पत्थर तोड़ रही हैं। कई औरतों के पीठ पर बड़े बड़े टोकरे में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। लेखिका को आश्चर्य हुआ कि इतने स्वर्गीय सौंदर्य में, नदी, फूल, वादियों, झरनों के बीच में भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने के लिए इतनी बड़ी जंग, इतना कड़ा संघर्ष, माँ की ममता और श्रम साधना दोनों साथ साथ वहां लेखिका को दिखाई देता है। वो खड़े एक कर्मचारी से पूछती है कि यह क्या हो रहा है। कहा कि जिस पहाड़ी को देखने आप जा रही हैं, ये पहाड़ी ने उसी रास्ते को चौड़ा कर रही हैं। बड़ा ही कठिन कार्य होता है। डायनामाइट से पहले चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। इसमें जान जाने का भी डर रहता है क्योंकि पत्थर उड़कर इधर उधर छिटक जाते हैं। पिछली बार तो एक लोगों की जान भी चली गई। वहीं बोर्ड पर लगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक लेखिका को याद आया, इसी प्रकार गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियों को लेखिका का करुणामय रूप में दिखाई देता है। उसके अंदर करुणा आती है कि क्या है सब, सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव, यातना और वासना एक तरफ। जितेन आके बताता है कि आप चलिए आगे, मेरे देश की सामान्य औरतें हैं, इन्हें आप कभी भी दे सकते हैं। मन ही मन कहते नहीं, सामान्य जनता नहीं, ये जीवन के प्रति संतुलन है। ये लोग कितना कम देकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। वहीं रास्ते में चलते हुए इनको स्कूली बच्चे दिखाई दिए। जितेन बताते हैं कि ये 3-3.5 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई करके स्कूल जाते हैं बच्चे। घर वापस लौटकर अपने माँ बाप के साथ काम करवाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, भारी बोझ जुटाते हैं। रास्ते बहुत पतले होते जा रहे थे। जरा सी चूक हुई तो जीप खाई में गिर सकती थी। सामने बोर्ड पर लिखा था कि गाड़ी धीरे चलाए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। लेखिका देखती है कि जगह जगह बोर्ड पर लिखी चेतावनियां थी। युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में इन लोगों को रुकना पड़ा। लायुंग में एक नन्ही सी शांत बस्ती थी और उसी में एक लकड़ी के घर में ये लोग रुके। लेखिका नहा धोकर तुरंत नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई और बहुत ऊपर से नीचे झरना गिर रहा था। लेखिका के मन में बोधिसत्व जैसे भीतर कुछ उठने लगा। वह सोचने लगी कि यही सुख है और यही शांति है, यही शकुन है, यही अखंड संपूर्णता है। वह सोचती है कि प्रकृति कितना कुछ हमें देती है और हमारी पीढ़ी ने प्रकृति से खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय पर्वत लेखिका के लिए एक सौंदर्य की चीज नहीं बल्कि एक दर्शन बन गया था। वो जल को हाथ में लेकर प्रार्थना करती है कि भीतर का सारा जहर, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती हुई नदी में। लेखिका गेस्ट हाउस में वापस आई। सारे लोग नृत्य कर रहे थे, मस्ती का माहौल था, मादकता का मिलन था। लेखिका बताती है कि यहाँ लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू और धान की खेती और दारू का व्यापार है। अब ये लोग कटाव की तरफ चल दिए। घने बादल थे। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जगह जगह चेतावनियां लिखी थी। एक चेतावनी थी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। आधे घंटे बाद से बादल छट गए और फिर कटाव दिखने को मिला। नार्गे जो था उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तभी लेखिका की सहेली जो कि जल्दी ही स्विट्जरलैंड घूम के आई थी, उसने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, ये तो स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। और इन लोग अब बर्फ से ढके पहाड़ को देख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर फैली हुई थी बर्फ। तभी एक चमत्कार जैसे लग रहा था क्योंकि अब बर्फ की हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इन लोगों के ऊपर लग रहा था, लेखिका को लग रहा था कि जैसे महीन महीन सफेद मोती ऊपर से गिर रहे हैं। सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे।
नरम तनम घुटनों तक बर्फ में ये लोग खड़े होकर लेटकर आनंद ले रहे थे, तस्वीर ले रहे थे। लेखिका भी बर्फ पर लेटकर आनंद लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। चूंकि वो टूरिस्ट स्पॉट था नहीं, इसीलिए दुकान भी नहीं थी। लेखिका अब आध्यात्मिक हो रही थी, भाव विभोर होकर सोची कि दिव्यता के इसी बीच में ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन के सत्य का खोज हुआ होगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। इस दृश्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो क्षण भर के लिए करुणा का अवतार यानी कि बुद्ध बन जाएगा। लेखिका की सहेली मणि बोलती है कि प्रकृति की हमारे लिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि सर्दियों में बर्फ के रूप में जल इकट्ठा कर लेती है और जब गर्मियों में पानी के लिए त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल कर जल हमारे तक पहुंचाती है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जल इकट्ठा करने की। तो लेखिका ने देखा कि वहाँ इक्की दुक्की फौजी छावनियां थी। लेखिका को ध्यान आया कि ये बॉर्डर का एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। दिखती है कि फौजी छावनी जिस पर लिखा था कि हम अपना आज दे रहे हैं आपके कल के लिए। लेखिका का मन उदास हो गया। वो सोचने लगी कि जिस पहाड़ी क्षेत्र पर हम 5 मिनट में ही ठिठुरने लगे, वहाँ पर पूस और माह के महीने में भी हमारे ये फौजी सैनिक तैनात रहते हैं हमारे लिए। ये यात्रा सचमुच में ही लेखिका के लिए एक सीख थी, एक खोज यात्रा थी। अब ये लोग युमथांग की तरफ बढ़ चुके। ये लोग जब युमथांग पहुंचते हैं तो वहाँ चिप्स बेचती है सिक्किम युवती से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। यह सुनकर लेखिका को बहुत ही अच्छा लगा। सिक्किम जो कि पहले स्वतंत्र था, अब भारत में मिल गया है और यहाँ के लोग भारत से मिलकर बहुत ही खुश हैं। अब ये लोग वापस घर लौटने लगे। रास्ते में जितेंद्र एक पत्थर दिखाया, बोला कि इस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। यहाँ पर गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और उस जगह पर अब चावल की खेती होती है। तरफ और उंगली उठाई, बोला मैडम इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलो का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का वास है। यहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैलाता। पहाड़, नदी, झरने, इनकी हम पूजा करते हैं। लेखिका सोचती है कि तभी तो गंगटोक इतना सुंदर है। जहाँ प्रकृति पूजा होती हो वो चीज सुंदर क्यों नहीं रहेगी। इस प्रकार साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत आपका पूरा हुआ। अगले वीडियो में फिर हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।